हेलो 60-12 के मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, 1 मार्च से उत्कर्ष लेकर आ रहा है आपके लिए कुछ खास, जिसमें रिवीजन लाइव क्लासेस, टॉपर्स कॉपी सॉल्यूशन, गैस पेपर्स और जी हां एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा अध्यापन। सो तैयार हो जाइए शाम को रोजाना 4 बजे 1 मार्च से। गेट रेडी, इफ उत्कर्ष इज हियर, नो नीड टू फियर। नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, लेके आया हूं एक और बेहतरीन राजस्थान समसामयिक की कक्षा। आज है तारीख 27 फरवरी वर्ष 2021 और मुझे पता है आज है शनिवार और आप लोग तैयार होंगे अपना बिस्तर लेकर के, आप लोग तैयार होंगे अपना बैग लेकर के और बैग में 2-4 ड्रेस लेकर के, क्योंकि कहाँ जाना है, आज निकलना है जिला दर्शन पे। और आज का अपना जो जिला होगा वहाँ पर हम बात करें, उस नगरी का नाम है भाई टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सही पकड़े हो, आज हम लोग जिला दर्शन की बात करेंगे और कहाँ चल रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर चल रहे हैं। तो तैयार रहना भीलवाड़ा के लिए, हर चीज को अच्छे से देखना, चीजों को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि घूमी हुई चीजें है ना वो लंबे समय तक याद रहती हैं और अपने सामान का सवारी खुद जिम्मेदार होगी। फिर मत कहना कि सर मेरी कॉपी किताब वहां छूट गई, या मेरा है ना तौलिया वहां पे छूट गया, मेरा बर्स वहां पे छूट गया। भाई कुछ भी छोड़ के नहीं जाना और बस में धक्का मुक्की भी नहीं करोगे। और भीलवाड़ा वालों तैयार हो जाओ, स्वागत नहीं करेगा का उत्कर्ष क्लासेस आज आ रही है भीलवाड़ा के अंदर। इस भीलवाड़ा की इतिहास को जानने के लिए, इस भीलवाड़ा के धार्मिक स्थलों को समझने के लिए, इस भीलवाड़ा की जो भूगोल है मेरे भाई, उस भूगोल को समझने के लिए आ रही है उत्कर्ष क्लासेस। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। हाँ भाई, तो चलते हैं आज कहां पर, भीलवाड़ा के। लेकिन अब हर दिन की बात रोज कहता हूं आपको कि हर दिन आपको एक वादा करना है, आपको अपने आप से हर दिन वादा करना है, क्योंकि हमारी याददाश्त तो ऐसी है कि हम दूसरे दिन हर चीज को भूल जाते हैं। तो आपको हर दिन अपने आप से एक वादा करना है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। ऐसा ही वादा आपको करना है कि सर वर्ष 2021 में इतनी मेहनत करेंगे कि 2021 के अंदर जो खुशियों की सौगात है वो 100% हमारे घर में आने वाली है। तो उसी ईमानदारी के साथ, उसी मेहनत और लगन के साथ आज कहाँ चल रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर। तो करें आज की शुरुआत भाई। और सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन की बात करें, वो है लगातार हो रही असफलताओं से निराश होना नहीं चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है मेरे भाई। बहुत सारी वैकेंसी जो है ना आ रही है। हरियाणा के अंदर सिविल सर्विसेज की भर्ती आ गई, यूपी के अंदर एसआई की भर्ती आ रही है, राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती है, राजस्थान के अंदर रीट है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, पता नहीं अपने ताले की चाबी कौन सी भर्ती में है। हो सकता है हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं कांस्टेबल की और किस्मत हमारी लिखी हुई किसकी, आरपीएस की। तो हमें अपनी असफलताओं के कभी कभी निराश नहीं होना है, हमेशा तैयारी करते रहना है भाई। सभी को राम राम, नमस्ते नमस्ते। अब कहाँ चलते हैं, अब चलते हैं भाई भीलवाड़ा के अंदर। देखो किसकी बात करें, भीलवाड़ा की बात करें और सबसे पहले इस भीलवाड़ा के इतिहास की बात करते हैं। देखो है कहाँ पर भीलवाड़ा की, यदि हम बात करें तो ये जो आपको नगर दिखाई दे रहा है, इस नगर का नाम है भीलवाड़ा। और यदि हम इसके थोड़े से इतिहास की बात करेंगे ना यहाँ से, सर इसका इतिहास क्या है, तो ये जो एक मैं आउटलाइन कर रहा हूँ रेड कलर में, ये जो जिला आ जाता है, इस जिले का नाम है भाई भीलवाड़ा। और सबसे पहले इसके थोड़े से इतिहास की बात करते हैं कि सर क्या कहानी आती है, कैसे ये गठन हुआ था। देखो यहाँ से सबसे पहले हम बात करें, यदि ये कहा जाता है इस भीलवाड़ा के बारे में कि पहली चीज तो हम बात करेंगे इसके परिवहन कोड की। किसकी बात करेंगे, इसके परिवहन कोड की बात करें कि इसका परिवहन कोड कितना आता है। तो इसका परिवहन कोड आता है RJ06। भीलवाड़ा का परिवहन कोड कितना आता है, RJ06 आता है। और यदि हम इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर जो आता है मेरे भाई वो आता है मोर। शुभंकर क्या आता है, मोर यहां से आ जाता है।
अब देखो इस भीलवाड़ा की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये जो भीलवाड़ा है इसकी स्थापना की बात करें या इसके निर्माण जो है ना ये 11वीं शताब्दी में हुआ था। क्या 11वीं शताब्दी में कहा जाता है, क्या हुआ कि ये कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, इस 11वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने यहाँ पर क्या बनाया था, शिव जी का मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? शिव जी का मंदिर यहाँ पर बनाया था। और बाद में धीरे धीरे इस शिव मंदिर के तरफ दोनों तरफ क्या आबादी या जनसंख्या ने निवास करना प्रारंभ कर दिया गया और बाद में कालांतर में इसका नाम क्या पड़ गया, भीलवाड़ा पड़ गया है। अब ये जो भीलवाड़ा था यदि पहले हम बात करें तो पहले ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा आता था। किसका? ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा आता था और बाद में यहाँ पर मेरे भाई एक नई रियासत की स्थापना कर दी गई जिसका नाम आता था शाहपुरा रियासत। क्या? शाहपुरा रियासत आ जाती थी। तो यदि हम बात करें कि सर ये जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र पहले मेवाड़ रियासत का हिस्सा आता था और ये कहा जाता था इस क्षेत्र में 11वीं सदी में यहाँ पर एक भील, यदि हम वहां पर करें एक भील व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनाया गया था और धीरे धीरे मेरे भाई क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके आसपास जनसंख्या ने निवास करना प्रारंभ कर दिया गया और उसे क्या कहना, उस क्षेत्र को क्या कहना प्रारंभ कर दिया, भीलवाड़ा कहना प्रारंभ कर दिया। और कालांतर में उसके बाद यहां से एक नई रियासत का गठन होता है और उस नई रियासत की बात करें उसे क्या कहा जाता है, शाहपुरा रियासत कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट चीज आती है इस भीलवाड़ा के, यदि हम उपनाम की बात करें, क्या इस भीलवाड़ा के उपनाम की बात करें मेरे भाई और एग्जाम की बात करें ना तो यहां से बहुत बार इसका उपनाम पूछे जाते हैं। क्या? बहुत बार यहां से एग्जाम उपनाम यहां से पूछे जाते हैं। क्या क्या उपनाम आ जाते हैं? एक तो बात करें, एक तो इसे कहा जाता है राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। सर क्यों जाना जाता है? तो याद रखना राजस्थान में सबसे अधिक जो कपड़ा उद्योग का विकास है वो इसी भीलवाड़ा में हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसे कहा गया राजस्थान का मैनचेस्टर कहा गया। और हम बात करें इसे कहा जाता है कपड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है या इसे कहा जाता है वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है या हम कहें इसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से। क्या? इसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मेरे भाई इसका एक नाम और आता है, इसे तकनीकी शहर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का तकनीकी शहर कौन सा है? ये भी भीलवाड़ा आ जाता है। एक हम बात करें तो इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या? इसे तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ मेरे भाई, इसे तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हुआ क्या, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़ा नगरी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, राजस्थान की तकनीकी शहर कहा जाता है और इसे तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा तालाबों से जो सिंचाई होती है ना वो इसी भीलवाड़ा के अंदर होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हो गया है उसका स्क्रीनशॉट, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उसके बाद में ये तो हो गया इसकी प्राचीन दशा की बात करें, इतिहास की बात करें। अब हम बात करते हैं भीलवाड़ा के संदर्भ में इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखना, यदि पूछा जाए कि भीलवाड़ा जो है ये कौन से संभाग में आता है, भीलवाड़ा की यदि हम बात करें तो ये कौन से संभाग में आता है भाई? ये अजमेर संभाग के अंदर आता है। कौन सा संभाग है? ये अजमेर संभाग का हिस्सा आ जाता है। क्या? अजमेर संभाग का ये हिस्सा आ जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है, भौतिक प्रदेश की बात करें तो इस भीलवाड़ा को सामान्यतः जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र आ जाता है, इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और यहां से बनास नदी का जो मैदानी भाग आता है उसके साथ हम लोग इसकी बात करते हैं और बात भी करेंगे कि सर उसको उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, इसे पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्र में ये आ जाता है। उसके बाद यदि हम इसकी सीमा रेखा की बात करें कि इस भीलवाड़ा की जो सीमा रेखा है वो कितने जिलों के साथ लगती है, तो देखो भाई इस भीलवाड़ा की सीमा एक तो यहाँ पे लग रही है अजमेर के साथ, एक इस भीलवाड़ा की सीमा लग रही है राजसमंद के साथ, एक यहाँ पर सीमा लग रही है चित्तौड़गढ़ के साथ, एक यहाँ पे सीमा लग रही है बूंदी के साथ और एक यहाँ पे सीमा लग रही है टोंक के साथ। तो इसकी सीमा रेखा जो है ना एक तो लगती है अजमेर के साथ लग जाती है, उसके बाद नाम आ जाएगा टोंक के साथ, एक इसकी सीमा आ जाएगी भाई बूंदी के साथ, एक सीमा आ जाती है चित्तौड़गढ़ के साथ और एक सीमा आ जाती है राजसमंद के साथ। ये जो सीमा है
ये सीमा तो लगती है किसके साथ? जिलों के साथ। लेकिन ये जो भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़े के द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर इस स्थान की बात करें, यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्माण किया जाता है। और यह सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। तो 5 जिलों के साथ, अजमेर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। इसके अलावा सीमा जो है ये मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। और याद रखना, इसका मतलब इसकी सीमा 5 जिले और एक राज्य के साथ लगती है। ठीक है, एक राज्य के साथ लगती है, इसका मतलब हुआ ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। और याद रखना, सबसे छोटी, यदि राजस्थान में पूछा जाता ना, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो है ये मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला बनाता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश का साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा बनाता है। उसके बाद यदि हम इस भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर बात करें कि सर यहाँ पे बारिश कितनी होती है, तो इस भीलवाड़ा के अंदर वर्षा की बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर 60 से 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। वर्षा कैसी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बाबूलाल जाट जी कह रहे हैं सर मेरी भी सुनो। हाँ भाई बताओ सर, कोई मुझे सर का शुभ नाम बताएगा? लेखाराम जी, हाँ भाई बता जाएगा। ठीक है। एक हम बात करें कि सर यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। कैसी वनस्पति? यहाँ पर पतझड़ी वनस्पति यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। और एक आ जाता है इसकी आकृति को लेकर बात की जाए तो इसकी आकृति जो आती है मेरे दोस्तों, ये आती है आयताकार। राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं जिनके बारे में आकृति यहां से पूछी जाती है और इसकी आकृति की बात करें ये कैसी आ जाती है? आयताकार आ जाती है। अब यदि हम बात करें भौतिक प्रदेश की ही बात चल रही थी, तो इस भीलवाड़ा के अंदर भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहां पर एक पठारी भाग भी आता है। क्या? यहां पर एक पठारी भाग भी आता है जिसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार। यहां पर एक पठारी भाग भी आता है जिसे क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार। क्या कहा जाता है भाई? ऊपर माल का पठार। एग्जाम में पूछा जाए कि ये ऊपर माल का पठार कहां है, तो याद रखना बिजोलिया भीलवाड़ा से, क्या? बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के और स्थान है भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्यवर्ती जो भाग है उसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार। तो इतिहास हो गया। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह अजमेर संभाग का हिस्सा आता है। पूर्वी मैदानी भाग के क्षेत्र की से बात की जाती है। इसकी सीमा 5 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ लगती है। और राज्य की बात करें तो ये राज्य कौन सा आ जाएगा भाई? मध्य प्रदेश यहां पर आ जाता है। और इस मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है? इसी भीलवाड़ा की लगती है। इस यहां पर वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। और यहां पर वनस्पति पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। इसका आकार कैसा है? आयताकार। और यहां पर एक पठारी भूभाग आता है जिसे कहा जाता है ऊपर माल का पठार, जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ की तक आता है। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, लेकिन एक बार शेयर भी कर दो। क्या? एक बार तो शेयर भी कर दो। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है मेरे दोस्तों। और एक बार आप लोग फटाफट से भाई एक बार शेयर भी कर दो। आज हमें भी 10,000 तक तो जाना ही है, तो फटाफट से एक बार शेयर करो। यदि लगता है कि सर हाँ आपको अपने बड़े भाई के प्रति थोड़ी सी भी प्यार स्नेह है तो उस प्यार स्नेह को दिखाना है और शेयर करके दिखाना है। चलो बढ़े आगे। उसके बाद देखो यदि हम बात करें इस भीलवाड़ा के अंदर और क्या आ जाती है, तो इस भीलवाड़ा के अंदर हम बात करें अब किसकी? अपुवाह तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अपुवाह तंत्र की बात करते हैं भाई। और इस अपुवाह तंत्र को पूरा बड़े सिस्टम के साथ समझना। यहां से एक नदी गुजर रही है। ये क्या है भाई? एक नदी गुजर रही है और इस नदी का नाम आता है बनास नदी। क्या? बनास नदी का नाम आ जाता है। ये जो बनास नदी है मेरे भाई, इस बनास नदी के द्वारा इस भीलवाड़ा के अंदर एक मैदानी भाग का निर्माण होता है। किसका? मैदानी भाग का निर्माण होता है। और उस मैदानी भाग को कहा जाता है खैराड़ का मैदान। क्या कहते हैं इसे? खैराड़ का मैदान कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यदि पूछा जाए कि खैराड़ का मैदान कहां पर है, क्या
खैराड़ का मैदान कहां पर है? तो ये खैराड़ का मैदान कहां पर हो जाएगा? इसी भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा खैराड़ का मैदान। ठीक है, यहीं पर आ जाएगा। दूसरा देखो, अब ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी के अंदर एक नदी आकर के मिलती है भाई, और इस नदी का नाम आ जाता है क्या? भेड़च। बनास, भेड़च और मैनाल की बात करेंगे भाई। तेरी की छोरी, हाँ जी। अब देखो यहां पर एक नदी आ जाती है जिसका नाम आता है भेड़च। क्या? भेड़च का नाम यहां से आ जाता है, और ये भेड़च नदी जो है ना, यहां पे जाकर के इस बनास में मिल जाती है, और इस स्थान का नाम है बिगोद। क्या नाम है भाई यहाँ का? इस स्थान का नाम आता है बिगोद, और बिगोद भी कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद देखो यहां पर एक नदी और आकर के मिलती है, यहां पर एक नदी और आकर के मिलती है भाई, और इस नदी की बात करें, इस नदी का नाम आ जाता है क्या? इस नदी का नाम आ जाता है मैनाल। इस नदी का नाम क्या है? मैनाल नदी है। ये हो गई मैनाल। और मैनाल नदी कहां से आती है? तो मेरे भाई ये पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम है मांडलगढ़ की पहाड़ियां। क्या? ये आ जाती है मांडलगढ़ की पहाड़ियां। तो मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है नदी जिसका नाम क्या आता है? मैनाल, और ये बिगोद में जाकर के मिल जाती है, और इस बिगोद में बन जाता है एक त्रिवेणी संगम। यहां पर क्या बन जाता है? एक त्रिवेणी संगम यहां पर बन जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो गया यहां से भाई। उसके बाद देखो ये जो मैनाल नदी है, इसके ऊपर एक मैनाल जलप्रपात भी है। इसके ऊपर याद रखना, इसके ऊपर एक मैनाल जलप्रपात भी है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि मैनाल जलप्रपात कहां पर है, तो जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, अगला देखो, उसके बाद यदि हम और बात करें सर और कौन सी नदी आती है क्या, तो इसके अंदर मेरे भाई एक नदी और मिलती है। इसके अंदर एक नदी और मिलती है। ये नदी यहां से मिला देते हैं, एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम क्या आता है? कोठ्यारी नदी। क्या? कोठ्यारी नदी यहां से आ जाती है, कोठ्यारी नदी। और इस कोठ्यारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना, दिवेर की पहाड़ियां। क्या? दिवेर की पहाड़ियां। और दिवेर की पहाड़ियां जो है ना, ये आती हैं राजसमंद में। तो यहां से नदी निकलती है कोठ्यारी नदी, और ये आगे जाकर के बनास में मिलती है। कहां पर मिलती है? भीलवाड़ा के अंदर। और कहां मिलती है? तो गांव का नाम आता है नंदराय गांव। कौन सा गांव आता है? नंदराय गांव के अंदर मिल जाती है। कहां? नंदराय गांव के ऊपर मिल जाती है। और इसके ऊपर हम बात करें, इसके ऊपर एक तो प्रमुख रूप से बांध आता है जिसका नाम आता है मेजा बांध। एक तो बांध आता है जिसका नाम क्या आता है भाई? मेजा बांध आ जाता है। और एक बांध और आता है जिसका नाम आता है जैतपुरा बांध। क्या? जैतपुरा बांध। एक बांध और आ जाता है जिसका नाम आ जाता है जैतपुरा बांध। अब देखो तालाबे आगे ना, यहां पर जैतपुरा बांध यहां से आ जाता है। इसके अलावा और हम बात करें तो यहां से इधर से होकर के एक नदी और जाती है भाई आगे, जो आगे जाकर के बनास में मिलती है। उस नदी का नाम आता है खारी नदी। क्या? खारी नदी का नाम आ जाता है। और इस खारी नदी की बात करें, इस खारी नदी में भीलवाड़ा के अंदर एक नदी मिलती है। खारी नदी में भीलवाड़ा के अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम आता है मानसी। क्या नाम आता है? मानसी नदी का नाम आ जाता है भाई। हाँ जी भाई, मानसी नदी। और ये जो मानसी नदी है, इसके ऊपर भी एक बांध आ जाता है। क्या? इस मानसी नदी पर एक बांध आता है जिसका नाम आता है अडवान बांध। क्या? अडवान बांध का नाम आ जाएगा भाई। ये लो, अडवान बांध। क्या हो जाएगा नाम? अडवान बांध का नाम आ जाता है। और एक याद रखना, इस कोठ्यारी नदी की बात करें, इस कोठ्यारी नदी पर एक सभ्यता भी आ जाती है। कौन सी आ जाती है? बिगोद सभ्यता यहां पर आ जाती है। तो सब चीजें यहां से आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया भाई? तो देखो, एक तो अडवान बांध यहां से आ गया, मैनाल जलप्रपात आ गया, जैतपुरा बांध आ गया, मेजा बांध आ गया। तो ये प्रमुख रूप से नदियां यहां पर आती हैं। खैराड़ का मैदान यहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है, यदि पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा अपोहा क्षेत्र आ जाता है। तो यहां पर अपोहा तंत्र की प्रमुख नदियों में एक नदी आ जाएगी कोठ्यारी नदी, एक नदी आ जाएगी बनास नदी, एक नदी आ जाएगी यहां से मैनाल नदी, ये यहां से है, और एक नदी आ जाएगी भाई मानसी नदी। ये इसके अंदर प्रमुख रूप से नदियां आ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई यहां से बातें। अब आगे चलें भाई। अब
थोड़ा सा संस्कृति की बात करें, ज्योग्राफी की तो बात हो गई, अब किसकी बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी संस्कृति की बात करें और इस भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख जो आता है मेरे भाई, उसका नाम आता है यहाँ पर फुलडोल का मेला। यहाँ पर एक प्रमुख स्थान आता है जिसको क्या कहा जाता है, फुलडोल के मेले के नाम से जाना जाता है। तो इस भीलवाड़ा के अंदर एक मेला आता है जिसको क्या कहा जाता है, फुलडोल का मेला। हाँ जी भाई, क्या बोलेंगे, फुलडोल के मेले के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये जो फुलडोल का मेला है ये कहां पर लगता है, तो ये रामनिवास धाम पे लगता है। क्या ये लगता है, रामनिवास धाम पर, रामनिवास धाम है। और ये रामनिवास धाम की हम बात करें तो ये आ जाता कहां पर है, शाहपुरा के अंदर आ जाता है। यहां पर ये मेला लगता है। इस रामनिवास धाम के यदि हम बात करें तो याद रखना, यहां पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहां पर क्या है भाई, तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां याद रखना, यहां पर राम स्नेही, यहां पर राम स्नेही, यहां पर राम स्नेही संप्रदाय की, यहां पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ आ जाती है। यहां पर क्या है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ यहां पर आ जाती है। और याद रखना, यदि इस राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय की प्रधान पीठ आती है। इसके यदि हम जनक की बात करें, ये इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन था, तो रामचरण जी का नाम आ जाता है। कौन था भाई, रामचरण जी। क्या, रामचरण जी का नाम आ जाता है। टेक्निकल टीम पर पैनल दिखा देना भाई, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि कलर के साथ दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद देखो यहां से एक आ जाता है, यहां से इस फुलडोल के मेले की बात करते हैं। इसी के साथ याद रखना, यहां पर मेला कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यहां पर मेला कब लगता है, तो यह भी याद रखना, यहां पर मेला लगता है चैत्र, यहां पर मेला कब लगता है, तो याद रखना ये मेला लगता है चैत्र, कब, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। हाँ भाई, प्रतिपदा को इस मेले का आयोजन यहां पर किया जाता। तो फुलडोल का मेला रामनिवास धाम शाहपुरा के अंदर लगता है। याद रखना, शाहपुरा की बात करें तो यहां पर राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यदि हम बात करें क्या, यहां पर इसकी राम स्नेही संप्रदाय की जो संस्थापक थे वो रामचरण जी थे। और यहां पर मेला कब लगता है, तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहां पर इस मेले का आयोजन होता है। और तब से लेकर के और कब तक चलता है, आगे 5 दिन तक ये मेला चलता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलें अब आगे बढ़े। इसके अलावा और देखो इस भीलवाड़ा के अंदर क्या आ जाता है, तो इस भीलवाड़ा के अंदर आपको ये एक बांध दिखाई दे रहा होगा। और भीलवाड़ा का सबसे प्रमुख जो बांध आता है उसका नाम आता है मेजा बांध। क्या, सबसे प्रमुख जो बांध आता है मेरे भाई, उस बांध का नाम आता है मेजा बांध। हाँ जी, ये क्या हो गया भाई, मेजा बांध की बात की जाती है। और ये मेजा बांध है कहां पर, क्या ये मेजा बांध कहां पर है, तो याद रखना मांडल में है। क्या, मांडल के अंदर है। कहां पर है ये मेजा बांध, मांडल के अंदर है। और इस मेजा बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर आ जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये कोठारी नदी के ऊपर आ जाता है। और इस मेजा बांध से किया क्या जाता है, तो इस मेजा बांध से भीलवाड़ा में जलापूर्ति की जाती है। भीलवाड़ा में क्या की जाती है, यहां से जलापूर्ति की जाती है। एक तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा, अब यहां पे नाम जो आया है, ये नाम आया है मांडल। तो इस मांडल को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में 2-4 चीजें हमें समझना है। क्या, इनको भी 2-4 चीजें हमें समझना है। पहली चीज, मांडल जो है इसकी स्थापना मांडा राव के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये की गई थी मांडा राव के द्वारा। किसके द्वारा, मांडा राव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और यदि हम बात करें यहां से क्या आ जाता है भाई, एक हम बात करें तो इस मांडल की बात करें, इस मांडल के अंदर कुछ छतरियां हैं। यहां पर क्या है, 32 खंभों की छतरियां आ जाती हैं। हाँ, ये बांध जो था ना वर्ष 1952-53 में बना था। क्या, 1952-53 में बना था। यहां पर 32 खंभों की छतरियां भी आ जाती हैं भाई, खंभों की छतरियां भी यहां पर हैं। 32 खंभों की छतरियों की बात करें, ये भी यहां पर आ जाती हैं। और ये छतरियां, इनका संबंध किससे आता है, तो कछावा शासक था एक जिसका नाम था जगन्नाथ, कछावा के संबंध आती है। क्या, जगन्नाथ, हाँ भाई, जगन्नाथ की बात करें, जगन्नाथ कछावा की बात करें, इनसे संबंध, वह की बात करें, इनसे संबंध आता है। क्योंकि ये कहा जाता कि ये जो व्यक्ति था जगन्नाथ, ये अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के खिलाफ आया था और वहां पर ये मारा जाता है। इसलिए यहां पर 32 खंभों की छतरियां बनाई जाती हैं। इन 32 खंभों की छतरियों की बात करें तो ये हिंदू और
मुगल दोनों शैलियों पर आधारित है, हिंदू व मुगल शैली पर आधारित है, हिंदू व मुगल शैली पर आधारित है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, आपको यहां पर इस बांध के सहारे इधर ये कुछ यहां पर कुछ आपको पेड़ से नजर आ रहे होंगे। क्या यहां पर कुछ पेड़ से नजर आ रहे हैं और इसे कहा जाता है ग्रीन माउंट उद्यान। इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है ग्रीन माउंट उद्यान। और इस ग्रीन माउंट उद्यान की बात करें तो इस मेजा बांध के ऊपर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या किया गया भाई? यहां पर एक उद्यान डेवलप किया गया जिसका नाम आता है ग्रीन माउंट उद्यान आ जाता है। और यदि एक हम बात करें तो ये जो मांडल है, इस मांडल की बात करें, यहां का एक नृत्य फेमस आता है जिसका नाम आता है नाहर नृत्य। यहीं का क्या आता है? नाहर नृत्य यहां का फेमस आ जाता है। तो बस इतनी सी चीजें याद रखनी है कि मेजा बांध कहां पर है? मांडलगढ़ के मांडल के अंदर है। और ये कोठारी नदी के ऊपर आ जाता है जहां से भीलवाड़ा में जलापूर्ति की जाती है। जब मांडल का नाम चल पड़ा तो फिर हमने पूरे मांडल की ही चर्चा कर ली भाई। तो अब हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गई सी कहानी, अब चलें आगे। आगे देखो मेरे भाई, अगली चीज क्या आ जाती है? अगली चीज क्या आ जाती है? ये क्षेत्र आ जाता है थोड़ा सा बिजोलिया का क्षेत्र। ये क्या है? बिजोलिया का क्षेत्र है। और यहां पर यदि हम यहां पर बात करें तो ये एक मंदिर है जिसका नाम है मंदाकिनी शिव मंदिर। ये एक स्थान है मंदाकिनी शिव मंदिर। तो पहले आगे चलें। देखो यहां से एक क्षेत्र की हम बात करें, एक क्षेत्र आ जाता है जिसका नाम है बिजोलिया। कौन सा क्षेत्र आता है भाई? बिजोलिया की बात करें। अब इस बिजोलिया को पूरा समझना, यहां से ऊपर यहां पर भीलवाड़ा की बात करें, उसका प्रसिद्ध क्षेत्र आता है। यदि हम बिजोलिया की बात करें ना तो क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज तो एक तो यहां पर बहुत सारे शिव के मंदिर हैं। यहां पर बहुत सारे क्या है भाई? शिव के मंदिर हैं। और इन शिव मंदिरों की बात करें तो इन शिव मंदिरों में सबसे प्रमुख यहां पर आ जाता है मंदाकिनी। क्या? मंदाकिनी शिव मंदिर आ जाता है। मंदाकिनी शिव मंदिर की बात करें, ये यहां पर प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा एक आ जाता है मेंढकी महादेव का। क्या? मेंढकी महादेव शिव मंदिर का नाम यहां से आ जाता है। क्या? मेंढकी महादेव शिव मंदिर का नाम यहां से आ जाता है। तो दो तो यहां पर मंदिरों की आपको बात में ध्यान में रखना। दूसरा, इसी बिजोलिया के अंदर एक यहां पर शिलालेख है मेरे भाई जिसका नाम आता है बिजोलिया शिलालेख। क्या नाम आ जाता है? बिजोलिया शिलालेख की बात की जाती है। जो बिजोलिया शिलालेख है इसके बारे में बहुत सारी चीजें यहां से आ जाती है। क्या यह कहा जाता है कि इस बिजोलिया शिलालेख में कहा गया कि सांबर झील का निर्माण, क्या सांबर झील का निर्माण, सांबर झील का जो निर्माण है ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वासुदेव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। एक देखो इसी बिजोलिया की बात करें, यहां से अगला इंपॉर्टेंट चीज आता है, एक आ जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या आता है? बिजोलिया किसान आंदोलन आ जाता है। किसान आंदोलन। और मेरे भाई एग्जाम में ना ये बहुत बार पूछा जाता है इस बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें। हाँ भाई ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ, इस बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें। सबसे पहली चीज ये 1897 में प्रारंभ होता है और वर्ष 1941 तक चलता है। अर्थात ये कितने साल चलता है मेरे भाई? टोटल चलता है कितने साल? लगभग 44 साल। क्या? ये 44 वर्ष तक चलता है। 44 वर्ष तक चलता है। और कैसा है ये? अहिंसात्मक आंदोलन था। तो यदि हम बात करें पूरे भारत का सबसे बड़ा जो अहिंसात्मक जो किसान आंदोलन था वो किसे कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन को कहा जाता है। अब क्या हुआ था ये देखो, आपको पता होगा इस बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के कर आते थे। क्या? 84 प्रकार के कर आते थे। और वर्ष 1909 में, वर्ष 1903 की बात करें, कब? वर्ष 1903 की बात करें, यहां पर एक नया कर लगाया गया था जिसका नाम था चौरी कर। किसके द्वारा? यहां के ठाकुर किसके द्वारा? कृष्ण सिंह के द्वारा। ठाकुर जिनका नाम क्या आता था? कृष्ण सिंह का नाम आता था। एक हम बात करें, उसके बाद वर्ष 1906 में यहां पर एक नया कर और लगाया गया था जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर की बात की जाती है, बंधाई कर। और ये किसके द्वारा लगाया गया? कई बार पूछा जाता है भाई, ये प्रताप सिंह के द्वारा। क्या? प्रताप सिंह के द्वारा, ठाकुर प्रताप सिंह के द्वारा। सर इतने सारे कर लगाए जा सकते हैं क्या? हाँ मेरे भाई लगाए जा सकते हैं। क्यों लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ये जो बिजोलिया था, ये बिजोलिया क्या था? एक ठिकाना था। और ये जो ठिकाना है, इस ठिकाना को राणा सांगा के द्वारा,
राणा सांगा के द्वारा एक व्यक्ति को दिया गया जिसका नाम था अशोक परमार को दे दिया गया। कि हुआ क्या था कि जो महाराणा जो राणा सांगा था उसने खानवा के युद्ध जो कब हुआ था 1527 में, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो उस युद्ध में खानवा के युद्ध में अशोक परमार के द्वारा क्या ये कहें कि अपना शौर्य का प्रदर्शन किया गया था, बहादुरी दर्शाई गई। और उसी लिए यदि हम बात करें तो ठिकाना जो अशोक परमार को दे दिया गया, और अशोक परमार का संबंध जो है ना ये भरतपुर से आता है। कहां से आता है? भरतपुर से। इसका मतलब भरतपुर वाले लोग यहां पर थे और उन्होंने यहां पर 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो 1897 में इसकी शुरुआत होती है। कहां से भाई? एक गिरधारीपुरा गांव आता है। 1897 में इसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत किस गांव से होती है? तो उस गांव का नाम आता है गिरधारीपुरा। क्या? गिरधारीपुरा गांव आता है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। यहां पर एक व्यक्ति किसान था जिसका नाम था गंगाराम किसान। क्या? गंगाराम। अच्छा, पृथ्वी सिंह, ठीक है, पृथ्वी सिंह, ठीक है भाई, पृथ्वी सिंह, ठीक है। या थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाँ, हो गया भाई, पृथ्वी सिंह। तब दिमाग में थोड़ा सा निकल गया। अब देखो क्या हुआ, गिरधारीपुरा से यहां से क्या हुआ मेरे भाई, इसकी शुरुआत होती है। यहां पर किसान था जिसका नाम है गंगाराम किसान। इस गंगाराम किसान के पिताजी की मृत्यु होती है और वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं और तब उसके बाद में इस पूरे आंदोलन की नींव रखी जाती है। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा लोग कौन इन्वॉल्व थे ये भी याद रखना। यहां पर आ जाते हैं धाकड़ जाति के लोग। क्या? धाकड़ जाति के जो लोग थे वो इस किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो जाएगी इतनी सी कहानी भाई। मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बिजोलिया के साथ। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब लगभग 5000 ही हैं भाई। क्या 5000 ही हैं? अब गलत बात है ना, एक बार शेयर तो करो। देखो कितनी सारी प्यारी प्यारी बातें, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी आप लोग है ना शेयर नहीं करते हो, गलत बात है। एक बार फटाफट से याद कर दो भाई, फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है, चले आगे। हाँ, उसके बाद देखो आगे बढ़े भाई। अगली चीज क्या आ जाती है मेरे भाई? अगली चीज हम बात करें, ये एक स्थान है और इस स्थान की बात करें, ये जो क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र आता है शाहपुरा के अंदर। एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है शाहपुरा। क्या? शाहपुरा की बात करते हैं। यहां पर इस शाहपुरा की बात करें, ये रियासत थी और इस रियासत की स्थापना, शाहपुरा रियासत जो थी, इस शाहपुरा रियासत की स्थापना 1631 में होती है। कब होती है? 14 दिसंबर 1631 में। 14 दिसंबर 1631 में शाहपुरा रियासत की स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा? सुजान सिंह के द्वारा। किसके द्वारा भाई? सुजान सिंह के द्वारा। हाँ जी, सुजान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब ये जो शाहपुरा की बात करें, ये शाहपुरा के जो है ये अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? अपनी हवेलियों के लिए फेमस है। और ये यहाँ पर हवेलियां आ जाती हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हवेली आती है ना, ये हवेली किसकी आती है मेरे भाई? ये हवेली आ जाती है किसकी? केसरी सिंह बारठ की। यहां पर हवेलियां आ जाती हैं और ये मुख्य रूप से हवेलियां किस की आ जाती हैं? तो एक तो नाम आ जाता है केसरी सिंह बारठ की बात की जाएगी। यहां पर केसरी सिंह बारठ की हवेली आ जाती है। एक यहां पर आ जाती है मेरे भाई जोरावर सिंह बारठ की। क्या? जोरावर सिंह बारठ की हवेली आ जाती है। और एक आ जाती है प्रताप सिंह बारठ की। क्या? प्रताप सिंह बारठ की हवेली यहां पर आ जाती है। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरे भाई, आज क्या थोड़ी सी तबीयत खराब है। ठीक है, तो ये हवेलियां यहां पर आ जाती हैं। सर अब इन हवेलियों के साथ फेमस क्या आता है? तो यहां पर सबसे प्रमुख रूप से जो फेमस आता है वो आता है केसरी सिंह बारठ की हवेली। केसरी सिंह जो बारठ थे मेरे दोस्तों, इनकी हवेली मुख्य रूप से यहां पर फेमस आती है। अब जब बात चल पड़ी ना केसरी सिंह बारठ की, किसकी? केसरी सिंह बारठ की बात चल पड़ी, तो यदि हम इनके बारे में 2-4 बातें पढ़े तो फिर मजा आ जाएगा। क्या आती है भाई केसरी सिंह बारठ के बारे में? और हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या? हर बार यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ भाई, कलर चेंज कर दिया।
शक्ति सिंह कल नहीं देख पाए भाई, कोई बात नहीं, आज देख लूंगा ना। हाँ भाई, अब देखो केसरी सिंह बारठ की यदि हम बात करें तो इनके द्वारा एक तो याद रखना, इनके द्वारा एक तो अभिनव भारती, क्या अभिनव भारती लिख दे यहां से, अभी भी मोटा है क्या, एक तो इनके द्वारा अभिनव भारती की स्थापना की गई, इनके द्वारा अभिनव भारती की स्थापना की गई। इनके द्वारा एक वीर भारत सभा का गठन किया गया। अभिनव भारती की स्थापना की गई, वीर भारत सभा का गठन किया गया। और इसके साथ साथ इन्होंने एक मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम आता है फतेह सिंह। क्या नाम आता है भाई? फतेह सिंह। इस फतेह सिंह की बात करें, इनको 13 सोरठे लिखे थे। क्या लिखे थे? 13 सोरठे लिखे थे। और ये 13 सोरठे कौन सी भाषा में थे भाई? ये 13 सोरठे जो थे ना, ये डिंगल भाषा में थे। क्या? डिंगल भाषा के अंदर थे। और इनको क्या कहा जाता है? चेतावनी चूटिया कहा जाता, चेतावनी चूटिया। तो केसरी सिंह बारठ के साथ एक तो आपको ध्यान रखना, इनके द्वारा अभिनव भारती की स्थापना की गई, वीर भारत सभा की यदि हम बात करें इसकी स्थापना की गई। और एक इनके द्वारा जो मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, जब लार्ड कर्जन के समय दिल्ली दरबार लगा था, जब वहां पे जा रहे थे तो उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए इन्होंने 13 सोटे लिखे थे डिंगल भाषा में, जिनको क्या कहा जाता है भाई? चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है। यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इतना सा। इसके अलावा इस शाहपुरा की बात करें, किसको हम लोग पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम शाहपुरा की बात कर रहे हैं। किसके अलावा इस शाहपुरा के साथ और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो देखना यहां से शाहपुरा के साथ और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम आ जाता है सुदर्शन। इसका नाम क्या आ जाता है भाई? सुदर्शन देव। क्या नाम आता है? सुदर्शन देव की बात करें, सुदर्शन देव की बात करें। और इस सुदर्शन देव के द्वारा यहां पर सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। यहां पर क्या किया गया? सर्वप्रथम लोकतांत्रिक, हाँ भाई, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक जो सरकार है, इस सरकार का गठन किया गया था। और ये गठन किया गया था मेरे भाई 14 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 14 अगस्त 1947 को किया गया था। इसी शाहपुरा की बात करें, यहां पर यहां के राजा थे जिनका नाम आता है उम्मेद सिंह फर्स्ट। क्या नाम आता है? उम्मेद सिंह फर्स्ट। और उन्होंने क्या कहा था कि देसी रियासतों में चांद की रोशनी सबसे पहले कहीं होगी ना, तो यदि बात बार बार आ जाए चांद की रोशनी, ये लाइन याद रखना, लंबी चौड़ी याद रखने की जरूरत नहीं है कि जब भी बात करें चांद की रोशनी तो किस रियासत के साथ सापेक्ष संबंध आता है, तो संबंध आ जाता है मेरे भाई क्या? शाहपुरा रियासत के साथ। और किसके साथ आ जाता है? तो उम्मेद सिंह प्रथम के साथ आ जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसी शाहपुरा के अंदर एक शहीद मेला भी लगता है। यहां पर क्या लगता है? एक शहीद मेला। और इस शहीद मेले की बात करें, यह मेला लगता है 3 दिसंबर को। कब लगता है? 3 दिसंबर को इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब लगता है भाई? 3 दिसंबर को यह मेला लगाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो शाहपुरा के अंदर सुदर्शन देव, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। जब चांद की रोशनी की बात की जाएगी तो भी जवाब क्या होगा? शाहपुरा रियासत, उम्मेद सिंह प्रथम। और यदि पूछा जाए कि शहीद मेला, तो यह भी कहां लगता है? इसी शाहपुरा के अंदर लगता है। कब लगता है भाई? तो 3 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो चलें आगे भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो तीन का नाम आ गया, सॉरी 23 दिसंबर। क्या 23 दिसंबर? आज तो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। कब? 23 दिसंबर को यहां पर मेला लगता है। चलें आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। और इस शाहपुरा की, और यहां पर हम बात करें इस राजसमंद में और क्या क्या चीजें यहां पर आ जाती हैं। देखो भाई, इस राजसमंद में कुछ बावड़ियां आ जाती हैं। एक यहां पर क्या आ जाती है? कुछ बावड़ियां आ जाती हैं। और इस राजसमंद में बावड़ियों की बात करें, एक तो यहां पर आ जाती है सीताराम जी की बावड़ी। क्या? सीताराम जी की बावड़ी यहां पर आ जाती है। इसके अलावा एक यहां पर आ जाती है बाई राज की बावड़ी। बाई राज की बावड़ी जो है ना, ये भी यहां पर आ जाती है, बाई राज की बावड़ी। इसके अलावा एक यहां पर आती है भाई चोखी बावड़ी। क्या?
चोखी बावड़ी यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा और हम बात करें तो एक आ जाती है चमना बावड़ी, क्या चमना बावड़ी यहाँ पर आ जाती है। तो 3-4 बावड़ियां यहाँ पर प्रमुख रूप से आते हैं। सीताराम की जी की बावड़ी, बाईराज की बावड़ी और चोखी बावड़ी यहाँ पर आ जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बावड़ियां हो गई 3-4 यहाँ पर बावड़ियां आ जाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें भाई यहाँ पर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो इस भीलवाड़ा के अंदर एक प्रमुख नगर आता है जिसका नाम है बागोर। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है बागोर। एक प्रमुख नगर कौन सा आ जाता है यहाँ पर, बागोर आ जाता है। इस बागोर की बात करें ना तो इस बागोर के अंदर मेरे भाई एक सभ्यता मिली है, जिस सभ्यता को क्या कहा जाता है, बागोर सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बागोर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इस बागोर सभ्यता के यदि उत्खनन की बात करें कि सर इसका उत्खनन कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्खनन 1967 में आ जाता है। और ये उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो वी.एन. मिश्रा और एल.एस. लसिन के द्वारा। किसके द्वारा, वी.एन. मिश्र के द्वारा। क्या, वी.एन. मिश्र का नाम आ जाता है। इसके अलावा एक नाम और आता है एल.एस. लसनी। क्या, एल.एस. लसनी का नाम यहां पर आ जाता है। इनके द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। अब ये जो बागोर है, यहां पे जो सभ्यता मिली थी, ये सभ्यता की बात करें तो एक सभ्यता कौन से समय की थी, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। क्या, ये सभ्यता की बात करें, इसका संबंध आता है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। किसका, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का संबंध आता है। और इस बागोर की बात करें, ये जो सभ्यता आती है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, तो याद रखना ये कोठारी नदी के किनारे पर आती है। और हम बात करें तो ये जो बागोर है, इस बागोर सभ्यता की बात करें, यहाँ पर पशुपालन और कृषि के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। अर्थात यहां से याद रखना, इसी बागोर से पशुपालन प्लस कृषि के प्रमाण, यहीं से क्या मिले थे, पशुपालन प्लस कृषि के प्रमाण इसी बागोर सभ्यता से मिले। ये कई बार यहां से पूछा गया है। और देखो इसे क्या कहा जाता है, इसी बागोर को इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है आदिम संस्कृति का, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो बागोर के साथ आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। और एक ये जो बागोर सभ्यता है, ये मिली कहां से थी, इसका उत्खनन का कार्य कहां से हुआ, तो महासतियों का टीला। यदि स्थान की बात करें, स्थान कौन सा आता था सभ्यता के साथ, तो महासतियों का टीला। क्या, महासतियों का टीला का नाम आ जाता है। तो बागोर की बात करें भाई, यहां पर कोठारी नदी के किनारे पर बागोर सभ्यता मिलती है, जहां से उत्खनन होता है उस स्थान का नाम है महासतियों का टीला। 1967 के अंदर यहां पर वी.एन. मिश्र और एल.एस. लसनी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। यहां पर कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिलते हैं और राजस्थान में पहली बार यहां से मिले हैं। और इसे आदिम संस्कृति का अवशेष भी या संग्रहालय भी कहा जाता है। और एक हम बात करें तो यहां पर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के अंश यहां से मिले हैं। इसके अलावा और देखो इस भीलवाड़ा के अंदर क्या आता भाई, तो एक अपन यहां पर सिक्कों की बात करें। क्या, सिक्कों की बात करें, इस भीलवाड़ा क्षेत्र में पहले सिक्कों का टकसाल हुआ करती थी और इस टकसाल का नाम था बिलाड़ी टकसाल। क्या, इस टकसाल का नाम था बिलाड़ी टकसाल। तो कई बार कई जगह आपको यह भी लिखा मिलेगा कि इस बिलाड़ी टकसाल की वजह से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, भीलवाड़ा। क्या नाम पड़ा था भाई, भीलवाड़ा पड़ा था, यह भी याद रखना। और यहां से सिक्कों की बात चल पड़ी तो यहां पर सिक्के कौन से आ जाते हैं, तो एक तो यहां पर आ जाता है मादोशाही सिक्के। क्या, यहां पर एक तो सिक्के कौन से आ गए भाई, मादोशाही सिक्के यहां पर आ जाते हैं। और एक आ जाते हैं यहां पर मुख्य रूप से, तो यही याद रखना, यहां पर सिक्के कौन से आते हैं, मादोशाही सिक्के यहां से आ जाते है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया इस कितनी सी कहानी। उसके बाद आगे चलें भाई। एक देखो आपको इस भीलवाड़ा में आपने एक नाम सुना होगा, जानकी लाल भांड। क्या, इस भीलवाड़ा में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जानकी लाल भांड। और इस जानकी लाल भांड की बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का मंकी मैन। क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान का मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसके अलावा एक यहां पर ख्याल आती है जिसका नाम है माच ख्याल। क्या, यहां पर ख्याल आती है जिसका नाम है माच ख्याल। और
इसका जनक जो है ये बगसू लाल को माना जाता है। क्या? बगसू लाल को। इस माछ ख्याल का जनक जो है किसे मानता है? तो ये बगसू लाल को। किसको? बगसू लाल को इसका जनक माना जाता है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। और हम बात करें भीलवाड़ा के अंदर तो आपको पता होगा राजस्थान में सर्वाधिक जो तालाबों से सिंचाई है, सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई कहां की जाती है? इसी भीलवाड़ा के अंदर की जाती है। एक आ जाता है इसी भीलवाड़ा के अंदर प्रजामंडल आता है जिसका नाम आता है शाहपुरा प्रजामंडल। क्या? शाहपुरा प्रजामंडल का भी नाम आ जाता है भाई। और ये जो शाहपुरा प्रजामंडल है इसका गठन वर्ष 1938 में हुआ था। और इसका गठन किसने किया था? तो रमेश चंद्र ओझा। क्या? रमेश चंद्र ओझा का नाम आ जाता है, रमेश चंद्र ओझा। तो यदि पूछा जाए कि भाई भीलवाड़ा प्रजामंडल का गठन कब हुआ तो 1938 में हुआ था मेरे भाई। और यदि हम बात करें इसका गठन किसने किया था तो रमेश चंद्र ओझा के द्वारा किया गया था। हाँ, ये बहरूपिया कला का जनक था भाई। वर्षा परमार 100%। ये जो जानकी लाल भान था ये बहरूपिया कला का जनक था भाई। ठीक है, चलो हो जाए यहां से। इसके अलावा और हम बात करें तो आपको देखो एक नाम यहां से आता है गोकुल लाल असावा। इसी भीलवाड़ा का एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गोकुल लाल असावा। क्या? गोकुल लाल असावा का नाम यहां से आता है। और गोकुल लाल असावा कौन था मेरे भाई? तो आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसमें सेकंड जो चरण आता है। और सेकंड चरण कब आया था? 25 मार्च 1948 को। कब आया था? 25 मार्च वर्ष 1948 को आया था। इस सेकंड चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री था, इस सेकंड चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री था वो प्रधानमंत्री कौन था भाई? गोकुल लाल असावा था। क्या? गोकुल लाल असावा यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बार मेरे भाई शेयर तो कर दो ना। लगभग 5000 लाइव चल रहे हैं। कितना? 5000 लाइव चल रहे हैं। मान लो तो हार है, जीत लो तो ठान है। 5000 यदि लोग एक बार शेयर करते हैं तो मुझे पता एक आदमी 10 लोगों के पास भी शेयर करें तो अचानक से 50,000 लोगों के पास शेयर हो जाता है। और यदि आप लोग चाहते हो कि गुरुजी हमें भी देखो, आपका जो प्यार और स्नेह है ना वही हमें ऊर्जा देता है, वही ऊर्जा देता है। और उसी प्यार और स्नेह की वजह से मेरे भाई, क्या? उसी प्यार और स्नेह की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तबीयत खराब है लेकिन आप लोगों की प्यार और स्नेह की वजह से यहाँ पर आया कि नहीं बच्चे इंतजार करते हैं, बच्चे इंतजार करते हैं तो छोड़ नहीं सकते। कोई बात नहीं, 1 घंटे झेल सकते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। भाई एक बार शेयर तो कर दो। ठीक है, ये यहां से हो गई बातें। चले अब आगे और देखो, यदि हम बात करें क्या भाई, यदि हम बात करें, एक मैंने आपको बताया था उस बिजोलिया शिलालेख के बारे में। क्या? एक मैंने आपको बताया था बिजोलिया शिलालेख। क्या आ जाता है? बिजोलिया शिलालेख की बात करें, याद रखना ये जो बिजोलिया शिलालेख है ये 1170 का है। कब का है? 1170 का है। और यहां पर इस बिजोलिया के अंदर एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर इसका उत्कीर्ण किया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर इसका उत्कीर्ण किया गया। और किसके द्वारा ये उत्कीर्ण जो है ना, किसके द्वारा किया गया? तो नाम हो जाएगा श्रावक लोलाक। क्या? श्रावक लोलाक का नाम आ जाता। श्रावक जो लोलाक था इसके द्वारा इसका उत्कीर्ण किया गया। और यदि बिजोलिया शिलालेख के रचयिता की बात करें कि भाई इसका रचयिता कौन आ जाता है तो फटाफट से बताओ यहाँ कौन आता है? गुण भट्ट। क्या आ जाता है भाई? गुण भट्ट की बात की जाती है। हाँ जी, गुण भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और यह भी याद रखना इसी बिजोलिया शिलालेख में कहा गया था कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है, और देखो यदि एक हम बात करें, यहां पर एक स्थान आता है जहाजपुर। कौन सा स्थान आता है मेरे भाई? जहाजपुर भी आता है। इस भीलवाड़ा में है कि नहीं स्थान? जहाजपुर है भाई, भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर आता है। और यदि हम बात करें इसी जहाजपुर के अंदर जो मैदानी भाग आता है, उसी मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? खैराड़ का मैदान। इसी मैदान को क्या कहते हैं? खैराड़ का मैदान। और ये खैराड़ का मैदान किस नदी के द्वारा बनाया गया? तो बनास नदी के द्वारा बनाया गया। उसके बाद और देखो यहां पर इस जहाजपुर के अंदर क्या मिले? तो यहां पर महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहां पर क्या मिले हैं? तो महाभारत कालीन
सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के जो अवशेष हैं वो यहाँ से मिले हैं, महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें थोड़ा सा और, एक तो आ जाता है नांदसा यूप शिलालेख, एक यहाँ पर क्या आ जाता है नांदसा यूप शिलालेख भी आ जाता है भाई इसी भीलवाड़ा के अंदर। नांदसा यूप शिलालेख की यदि हम बात करें तो याद रखना ये कहां पर है, तो यहां पर ये नानसा गांव के अंदर है। और यहां पर क्या मिलता है, तो यहां पर पौराणिक युगों की, यहां पर क्या, इससे क्या मिलता है, नानसा यूप शिलालेख से क्या मिलता है, पौराणिक यज्ञों की जानकारी, पौराणिक यज्ञों की जानकारी, यहां से पौराणिक यज्ञों की जानकारी जो है ना ये हमें प्राप्त होती है, पौराणिक युगों की जानकारी यहां से प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके रचयिता की बात करें तो इसका जो रचयिता आता है, इसका रचयिता कौन आता है, तो सोम का नाम आ जाता है, क्या, सोम का नाम यहां से आ जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हो गया इतना सा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखो इस भीलवाड़ा के साथ और क्या क्या चीजें आते हैं मेरे भाई, एक यहां पर इस भीलवाड़ा के साथ आ जाता है बदनौर का युद्ध। इस भीलवाड़ा में क्या आ जाता है, बदनौर का युद्ध भी यहां पर आता है, इंपॉर्टेंट है बदनौर का युद्ध। ये बदनौर का युद्ध कब हुआ था, तो 1457 में। बदनौर का युद्ध कब हुआ, 1457 में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था राणा कुंभा के मध्य। और राणा कुंभा के वर्षे जो था ना, एक तो आ जाता है मोहम्मद खिलजी, एक व्यक्ति तो कौन था, एक व्यक्ति का तो नाम आ जाता है मोहम्मद खिलजी का नाम आ जाता है। और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह, क्या, कुतुबुद्दीन शाह का नाम आ जाता है। तो इन दो ने किसके खिलाफ युद्ध किया, राणा कुंभा के खिलाफ किया भाई। और यहां पर राणा कुंभा विजय हुए, और विजय होने के बाद इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। इस मंदिर का नाम क्या था, कुशाला माता मंदिर, क्या, उसका नाम आ जाता है कुशाला माता का मंदिर। यदि पूछा जाए ना कि कुशाला माता का मंदिर कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो राणा कुंभा के द्वारा। और किस युद्ध में विजय होने पर करवाया गया, तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, कौन से युद्ध में, तो बदनौर का जो युद्ध था, यहां पर विजय होने के बाद इन्होंने इस कुशाला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या बात है, इसका मतलब चीजें अच्छी से तैयार हो रही हैं। शाहपुरा का फड़ चित्रण भी फेमस आता है। और देखो भाई इस भीलवाड़ा के साथ क्या क्या चीजें आ जाते हैं, बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एक नाम और आता है हुरडा सम्मेलन। हाँ भाई, हुरडा सम्मेलन की बात करें, ये भी कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर ही हुआ था। कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में। कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था, क्या, हुरडा सम्मेलन। और किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था, तो जवाब हो जाएगा सर सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसकी यदि हम बात करें अध्यक्षता किसने की थी, यहां पर अध्यक्षता कौन था भाई, तो अध्यक्षता की बात करें तो राणा ये जगत सिंह सेकंड था। कौन था भाई, तो जवाब हो जाएगा जगत सिंह सेकंड जो था ना, ये इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और किस लिए, तो यहां पर जो मराठे वगैरह थे वो इस क्षेत्र में आक्रमण करते थे, और उनसे सुरक्षा करने के लिए। तो कई बार पूछा जाता है यहां से कि हुरडा सम्मेलन कहां पर, भीलवाड़ा में। कब, 17 जुलाई 1734 के अंदर। और सवाई जयसिंह के आह्वान पर हुआ था। अध्यक्षता किसने की, तो जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। और देखो यहां से क्या आ जाता है, और देखो यदि हम बात करें यहां से और क्या आ गया भाई, तो एक हम बात करें अगली चीज यहां से क्या आ जाती है, तो याद रखना एक खनिजों की बात करते हैं। किसकी, खनिजों की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया यहां से, खनिजों की बात करें तो एक तो नाम यहां से आ जाता है अबरक। खनिजों की बात करें तो एक यहां पर क्या आता है, अबरक की बात करें। याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहां होता है, इसी भीलवाड़ा में होता है। और अबरक की ईंट उद्योग की बात करें, अबरक का ईंट उद्योग जो है ये भी कहां का फेमस है भाई, तो जवाब हो जाएगा इसी भीलवाड़ा का आता है। इसी खनिजों की बात करें तो यहां से सीसा जस्ता का उत्पादन भी किया जाता है। क्या, सीसा जस्ता हर बार पूछा गया एग्जाम में है। कहां से, रामपुरा अगुचा से। कहां से, तो रामपुरा अगुचा की बात की जाती है, यहां से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। और क्या आ जाती है भाई इस भीलवाड़ा में, एक मेरे भाई इस भीलवाड़ा में गार्नेट आ जाती है। क्या, गार्नेट यहां से आ जाती है। इसके अलावा इस खनिजों की बात करें तो यहां पर एक आ जाता है लौह अयस्क। क्या आ जाता है, लौह अयस्क की यहां पर बात की जाती है। लौह अयस्क का क्षेत्र कौन सा आता है, तो यदि हम उसकी बात करें वो क्षेत्र आ जाता है पुर, बानेड़ा व बागोर। कौन सा, पुर,
पुरबानेड़ा वह बागोर क्षेत्र आ जाता है। और यहां से करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के क्या चीज आती है कि यहां पर हम बात करें इस भीलवाड़ा में एक स्थान आता है ओज्याड़ा। कौन सा स्थान आता है? ओज्याड़ा। इस ओज्याड़ा से लेकर के स्थान आ जाएगा जीवों का खेड़ा। कौन सा स्थान है? जीवों का खेड़ा। इस जीवों के खेड़ा के मध्य 200 किलोमीटर तक यहां पर कौन से खनिज मिले हैं? लौह अयस्क। तो मुख्य रूप से यहां से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। एक यहां पे सीसा जस्ता जो रामपुरा अगुचा से आता है और सबसे बेस्ट सीसा जस्ता यहीं से उत्पादन होता है। इसके अलावा यहां से गार्नेट का उत्पादन भी होता है और इसके अलावा लौह अयस्क का पुरबानेड़ा और बागोर से होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें ओज्याड़ा से जीवों का जो खेड़ा क्षेत्र आता है मेरे भाई, यहां तक 200 किलोमीटर का क्षेत्र आ जाता है। इस क्षेत्र के अंदर 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। यहां से लौह अयस्क के भंडार यहां से मिले हैं। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो याद रखना, राज्य में सर्वाधिक पीतल के जो बर्तन है वो भी कहां से बनते हैं? इसी भीलवाड़ा से बनते हैं। यदि पूछा जाए कि राज्य में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना ये भी कहां स्थापित किया गया था? भीलवाड़ा के अंदर। कब स्थापित किया गया था? 1964 के अंदर। तो राज्य का पहला वनस्पति घी का कारखाना जो है ना वो भी भीलवाड़ा के अंदर था। कब? 1964 के अंदर। अब देखो इसके अलावा और हम बात करें तो आपको पता होगा, यदि यहां पर उद्योगों की बात करें तो एक यहां पर प्रमुख रूप से आ जाता है सूती वस्त्र उद्योग। और राजस्थान में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास है मेरे भाई, ये भीलवाड़ा में ही हुआ था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, कपड़ा नगरी कहा जाता है और इसे वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर इसके अलावा ये जो भीलवाड़ा है, यहां से इसे टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का भी दर्जा दिया गया। इसे क्या किया गया है? टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का भी दर्जा दिया गया। पूछा जाए कि राजस्थान में टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का दर्जा किसे दिया गया, तो जवाब क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा को। हाँ भाई, देवनारायण भगवान की जन्मस्थली भी आसिंद का नाम आ जाता है। राइट, सही भाई अभिषेक टीकर जी, वेरी गुड। अब देखो यदि हम सूती वस्त्र इकाइयों की बात करें तो यहां पर 2-3 इकाइयां बड़ी फेमस आ जाती है इस भीलवाड़ा के अंदर। एक तो कौन सी आती है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। एक तो यहां पर कौन सी आती है? मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की बात की जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। इसके अलावा यहां पर एक आ जाती है सहकारी क्षेत्र के अंदर भी यहां पर 2 इकाइयां आती हैं। एक इकाई आती है गुलाबपुरा में, सहकारी क्षेत्र की एक इकाई आती है गुलाबपुरा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब? 1965 में हुई थी। और एक आ जाती है गंगापुर के अंदर। क्या? गंगापुर की बात की जाती है। इस गंगापुर की बात करें, यहां पर सहकारी मिल की इकाई की स्थापना हुई थी 1981 में। तो यहां पे 3 प्रमुख इकाइयां आती हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स 1938, इसके अलावा सहकारी क्षेत्र में गुलाबपुरा के अंदर 1965 में यहां पर इकाई की स्थापना की गई और 1981 में यहां पर गंगापुर के अंदर भाई क्या सूती मिल की इकाई स्थापित यहां पर की गई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें, क्या एक आ जाता है यहां से, क्या? कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर की बात करें, डिजाइन सेंटर कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर की बात करें, यह भी कहां स्थापित किया गया? भीलवाड़ा के अंदर। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर भी कहां पर है? यह भी भीलवाड़ा के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, हो जाए इतनी, बस रोको भाई, बस क्या, आज मेरा भी गला खराब है, तबीयत थोड़ी सी आज नरम है, तबीयत थोड़ी सी भाई, कोई बात नहीं, बस अब जल्दी ही अपन लोग पूरा कर लेंगे इसको, तो बस उसके बाद रुकेंगे, गोली वोली भी लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो हो गया इसका, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गई इतनी सी कहानी। इसके अलावा जैसे हम बात करें, एक हम यहां से बात कर रहे थे आसिंद की, बात कर रहे थे, क्या? आसिंद। और यहां पर किसका संबंध आता है भाई? देवनारायण जी का। क्या? देवनारायण जी का संबंध यहां से आ जाता है। इसके अलावा ये जो शाहपुरा का जो क्षेत्र आता है, शाहपुरा, ये शाहपुरा किसके लिए फेमस है? ये फड़ चित्रण के लिए। किसके लिए? फड़ चित्रण के लिए भी फेमस आ जाता है। और याद रखना, इस भीलवाड़ा शाहपुरा की जो फड़ चित्रण फड़े हैं, इनको अमेरिकन म्यूजियम में शामिल किया गया। इसको अमेरिकन म्यूजियम की बात करें, इसे अमेरिकन म्यूजियम में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो बस ये कुछ एक बातें यहां से
आ जाती हैं बस। तो आज हम भीलवाड़ा की बात की और इस भीलवाड़ा के अंदर इतनी सारी चीज़ें थी। भीलवाड़ा की ज्योग्राफी हमने पढ़ी, इस भीलवाड़ा की हिस्ट्री हमने पढ़ी, इस भीलवाड़ा की कल्चर हमने पढ़ी, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी और एग्जाम के अनुकूल हमने पढ़ी भाई। हाँ, फड़ शाहपुरा की प्रसिद्ध है ना, 100% प्रसिद्ध है और इन फड़ों को अमेरिकन म्यूजियम में भी शामिल किया गया था। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, उसके बाद अब मिलते हैं मंडे को मेरे दोस्तों, सेम टाइम सेम जगह करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। परीक्षाएं नजदीक हैं, अच्छे मार्क्स के लिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन मतलब उत्कर्ष क्लासेस। स्कूली शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए महाखुशखबरी, 1 मार्च से शुरू हो रही है उत्कर्ष ऐप में क्लास 6 से 12th तक के विद्यार्थियों के लिए रिवीजन कक्षाएं, जहां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एग्जाम से पहले आपको कराएंगे पूरी तैयारी। वीडियो लेक्चर के माध्यम से टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के अलावा ई नोट्स, क्विज के माध्यम से अभ्यास भी कराया जाएगा। इसी के साथ संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर्स व गैस पेपर्स के माध्यम से आपको परीक्षा से पहले ही परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा निःशुल्क केवल उत्कर्ष ऐप पर। तो अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और बढ़ाइए सफलता की ओर पहला कदम।